Good morning. Welcome back in the next class of physics. इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में, और इसमें दो नियम हम लोगों ने पढ़ा था। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, यानी एक प्लेन में होते हैं। ये जो बोर्ड है यह एक प्लेन है। यहां पर हम देखते हैं तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में आते हैं, एक ही तल में आते हैं। और दूसरा नियम जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। ये भी कल हम लोगों ने देखा था कि आपतन कोण क्या है। आपतित किरण और नॉर्मल यानी अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है वो आपतन, और नॉर्मल तथा परावर्तित किरण इसके बीच का जो एंगल है वो परावर्तन कोण है। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझना होगा। यदि किसी इंसिडेंट रे आपतित किरण के लिए आई का वैल्यू है 50 डिग्री, तो आर का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ये भी 50 डिग्री होगा। एक चीज यहां पर और हम समझने की चेष्टा करें। आई का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो, यदि आपतित किरण इसी नॉर्मल पर हो, यही आपतित किरण हो, तो परावर्तित किरण क्या होगा? ये आपतित किरण हो तो परावर्तित किरण क्या होगा? इसके बारे में आप जरा बताएं, सोचे। आपतित किरण जब इसी नॉर्मल पर हो, अभिलंब रेखा पर हो, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। आई का मान होगा 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा? वो भी 0 डिग्री होगा। यानी ये एंगल I इक्वल टू 0 हो जाएगा, R इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि यह आपतित किरण और यही होगी परावर्तित किरण और यही अभिलंब हो जाएगा। यानी आपतित किरण का मान 0 हो तो परावर्तित किरण का मान भी 0, आपतन कोण का मान 0, परावर्तन कोण का मान 0, और नॉर्मल पर ही, वो अभिलंब रेखा पर ही वो सब स्थित होंगे। इनसे संबंधित एक नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपतन कोण का मान दिया हो तो परावर्तन कोण क्या होगा? इन सब की चर्चा करेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे तब। इसके पहले हम प्रतिबिंब के बारे में समझ लें कि प्रतिबिंब क्या होता है। इमेज, हम लोग अक्सर दर्पण में, मिरर में अपना फेस देखते हैं। प्रतिदिन की यह घटना होती है। तो आखिर उसमें इमेज बनता कैसे है? लगता है कि उसके पीछे, मिरर के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं। तो आखिर वो चीज है क्या? वो इमेज है क्या? वो कल्पना है। इमेज कब बनेगा? अंधेरे में बन सकता है? आप कहेंगे नहीं बन सकता है। इमेज तभी बनेगा जब प्रकाश हो, और प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़े और वहां से रिफ्लेक्शन हो। रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी पर्दे पर उसका इमेज प्राप्त होगा। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद कहीं पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा आभास होता है कि वहां मिल रही हैं। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जैसे कि दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो वहां आभास होता है, तो वो प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। किसी बिंदु वस्तु से, यानी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होती हैं या अपवर्तित होती हैं, तो एक बिंदु पर या तो कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, या तो अभिसरित होंगी या अपसरित होंगी। अभिसरित होंगी
इकट्ठी होंगी। अपसरित का मतलब कि वहां से फैलेंगी। तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको समझ लें, क्योंकि आगे की कहानी इन्हीं दोनों पर आधारित है, रियल और इमेजिनरी। वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणें जब वास्तविक रूप से कटती हैं तो वास्तविक कटान से बनता है और ये काल्पनिक कटान से बनता है। समझेंगे इसको समतल दर्पण में कैसे बनता है। कहीं पर आप देखते होंगे उल्टा प्रतिबिंब बन जाना। सिर ऊपर है तो पैर ऊपर हो जाएगा, सिर नीचे हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। जहां भी उल्टा देखें वो वास्तविक है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, मिरर के सामने बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, पर्दे पर उसका फिगर ले सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यही अंतर है, डिफरेंस है दोनों में। काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, बढ़िया से इसको समझ लें। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सामने बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब पीछे बनता है। ये पर्दे पर उतारा जा सकता है, ये पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। दोनों में अंतर लिखे। तो ये है वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब इसके बाद हम दर्पण के बारे में जानेंगे, क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और पूरा ये जो पाठ है वो प्रतिबिंब पर ही आधारित है। तो दर्पण पहले जान ले कि दर्पण एक परावर्तक सतह, एक तरफ पॉलिश किया हुआ, चांदी का कलई किया जाता है, चांदी का पॉलिश कर दिया जाता है, एक तरफ शीशा। तो दर्पण में हम 3 तरह के दर्पण के बारे में, समतल, गोलीय और परवलयिक, तीन तरह के दर्पण के बारे में देखेंगे। समतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, जैसा कि हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, सबके पास ये है। तो समतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, एक तरफ पॉलिश किया हुआ, एक तरफ रिफ्लेक्शन के लिए खुला रहता है। गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल होती है। गोल का मतलब ये परावर्तक सतह अंदर से आप देख रहे हैं, बाहर से पॉलिश किया हुआ है। ऐसे भी हो सकता है कि अंदर से पॉलिश किया हुआ हो और बाहर से खुला हो, तो ये एक तरह से गोल है। परवलयिक के अंतर्गत पाराबोला, जिसकी जो दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। यहां पर आप मुख्य रूप से
गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी समतल दर्पण की भी जरूरी है। आइए समतल दर्पण के बारे में जानें। छोटी सी जानकारी समतल दर्पण। परावर्तक सतह समतल, इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है। आइए पार्श्व परिवर्तन को समझ ले। पार्श्व परिवर्तन क्या है? हम दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, और जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ उठता हुआ दिखाई देता है। हम अपना दाहिना कान पकड़ते हैं तो उसमें बायां कान, हम अपना दाहिना पैर हिलाते हैं तो उसमें बायां पैर हिलता है। ये पार्श्व परिवर्तन हुआ, यानी दाहिना भाग बायां दिखाई दे, बायां दायां दिखाई दे। ये पार्श्व, पार्श्व का मतलब साइड हुआ, साइड से चेंजिंग हो जाता है। तो ये समतल दर्पण में होता है, पार्श्व परिवर्तन में। समतल दर्पण में जो वस्तु होती है, बिंब, बिंब वस्तु को कहते हैं। तो बिंब का जो साइज है, बिंब का जो आकार है, वो इमेज के आकार के बराबर होता है। बिंब का साइज और प्रतिबिंब का साइज, ये दोनों, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर होते हैं। डिस्टेंस भी इक्वल होता है। मिरर से यदि आप 1 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपका इमेज मिरर से 1 मीटर की दूरी पर पीछे की ओर दिखाई देगा। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये दोनों बराबर होती। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं समतल दर्पण के, ये आप याद कर लेंगे। एक प्रश्न पूछता है कि समतल दर्पण में समतल दर्पण की विशेषताएं क्या होती हैं? तो समतल दर्पण की विशेषता यह है कि इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। प्रतिबिंब सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। आपको हमने पहले बताया कि जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वही उल्टा बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रहेगी, प्रतिबिंब उतनी दूरी पर होगा, और वस्तु का जो साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का साइज होगा। इसमें पार्श्व परिवर्तन होता है, यानी लेटरल इन्वर्सन होता है। यदि किसी समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 cm ऊंची एक वस्तु रखी जाती है तो इसके द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? 15 cm की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी जाए, डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? सिंपल है, प्रतिबिंब की दूरी भी वही होगी और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी वही होगी। तो ये समतल दर्पण की विशेषता है। समतल दर्पण के बाद, इस छोटी सी जानकारी के बाद, अब आप महत्वपूर्ण विषय पर आए और गोलीय दर्पण के बारे में सीखें। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोल हो, जिसकी परावर्तक सतह वक्र हो, कर्व हो, ये गोलीय दर्पण होता है। तो ये दो तरह के होते हैं। दोनों गोल, एक में आप देख रहे हैं कि बाहर से पॉलिश किया हुआ है और एक में अंदर से पॉलिश किया हुआ है।
इसको कहते हैं अवतल। इसको कहते हैं उत्तल। ये बनावट के आधार पर नामकरण हुआ है। अवतल, अवतल, जिसका तल धसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धसा हुआ है। उत्तल, इसका जो परावर्तक सतह है बाहर की ओर उभरा हुआ है, उठा हुआ है। अंग्रेजी में इसको कॉनकेव कहा जाता है, कनकेव मिरर, और इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो केव का मतलब गुफा, यानी अंदर की ओर, गुफाएं अंदर की ओर ही होती हैं, और ये वेक्स ऊपर की ओर उभरा हुआ भाग। तो ये बनावट के आधार पर नाम है। इन दर्पण का एक और नाम है, इसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। ये जो नामकरण है अभिसारी, कन्वर्जिंग मिरर, और इसको डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, ये इसके प्रॉपर्टी के नाम आधार पर, गुण के आधार पर। इस दर्पण में, अवतल दर्पण में जो प्रकाश की किरणें होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर कन्वर्ज होती हैं, अभिसारित होती हैं, यानी ये किरणों को अभिसारित करता है, इकट्ठा करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। और ये उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, फैलाता है, डाइवर्स करता है, इसलिए उसको अपसारी दर्पण कहा जाता है। अब हम गोलीय दर्पण के कुछ प्रमुख पदों को समझ लें और उसके बाद आगे के अध्ययन की तरफ बढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण, जिसकी परावर्तक सतह जो होती है खोखले गोले का एक भाग होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ पर हम चित्र में देखें तो ये एक तरह का, यदि इसको हम आगे की तरफ ऐसे मूव करें, इस लाइन को पूरा बढ़ाएं, तो ये एक गोला बनेगा, एक सर्किल बनेगा, और उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, क्योंकि गोले का एक केंद्र होता है। तो सी, उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी जो है ये खोखले गोले का केंद्र, यदि इसको बढ़ाया जाए तो ये गोला बनेगा और उसका कोई सेंटर होगा, तो सी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। और सी से इस परावर्तक सतह पर, यही इसका परावर्तक सतह है, इस सतह पर जो नॉर्मल खींचा जाएगा, जो अभिलंब डाला जाएगा, जहां पर अभिलंब डाला जाए वो बिंदु, वो पॉइंट पी दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसे पोल कहते हैं। ध्रुव और सेंटर, इसको जो मिलाने वाली लाइन है, एक लाइन खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, तो एक लाइन हमने एक्स वाई यहां पर ड्रॉ किया है, वो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। एम डैश, ये दर्पण की चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। वक्रता केंद्र सी और पोल पी, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इसके बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे आर से सूचित किया जाता है। ठीक उसी तरह यह अवतल दर्पण में हमने देखा, उत्तल दर्पण में भी वही चीज है। उत्तल दर्पण में सब अंदर की ओर, सेंटर इसके अंदर की ओर होगा। अभी आपको हमने बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो अब देखिए ये परावर्तक सतह बाहर की ओर है, अंदर की ओर पॉलिश किया हुआ है, तो इसका सेंटर दर्पण के पीछे आ जाता है, यानी एक तरह से ही काल्पनिक है। यहाँ पर वास्तविक है। अवतल दर्पण का जो सेंटर है वो रियल होता है, और उत्तल दर्पण का सेंटर इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। इन दोनों में मुख्य पद यही होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि दर्पण का फोकस क्या होता है, और फोकस के बाद ही आप सब समझ पाएंगे। मुख्य फोकस,
अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, इकट्ठा होती हैं, वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में जरा देख ले, ये हुआ प्रधान मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल आपतित किरणें, यहां पर ये टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होंगी, परावर्तित होंगी और वहां से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये लौट जाएंगे इस तरह से, इस तरह से। यदि नीचे से कोई किरण गई तो इस तरह से। ये जितनी भी किरणें हैं रिफ्लेक्शन के बाद एक ही बिंदु पर इकट्ठा होंगी, एक ही बिंदु पर अभिसरित होती हैं, मिलती हैं, और यही बिंदु इस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, जिसे एफ से सूचित करते हैं। ठीक इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है। यहां अवतल की जगह पर हम उत्तल कर देंगे। उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर और निकटवर्ती आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर नहीं बल्कि एक बिंदु से अभिसरित नहीं होगा, इसमें अपसरित होती है नहीं, इसमें आभास होता है, अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, यानी ये काल्पनिक होता है। और उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे? मान लिया जाए उत्तल दर्पण है, इस तरह से अंदर से पॉलिश कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये आपतित किरण रिफ्लेक्ट इस तरह से। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन होगा। यदि इस प्रधान अक्ष को इधर ले जाया जाए, मुख्य अक्ष को आगे बढ़ाएं, तो लगेगा कि ये किरणें, ये जो रिफ्लेक्शन लाइट रे है, ये अंदर कहीं से आ रही है, अंदर के किसी बिंदु से ये बाहर की ओर फैल रही है, यानी यहां से ये फैलती हुई मालूम पड़ती है, डाइवर्स होती हैं। तो ये जो बिंदु है वो अवतल दर्पण के लिए फोकस हुआ। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है। इसका मतलब कि अवतल दर्पण का जो फोकस है वो रियल होता है और उत्तल दर्पण का फोकस इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। यानी अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक सामने होता है। तो इससे ये भी पता लग सकता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेंगे। अनुमान लगाया जा सकता है। आगे के क्लास में आप देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और कैसे बनते हैं।